नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल त्रिवेदा एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे साथ जुड़कर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जैसे शानदार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज हम इकोनॉमिक्स के अंदर एक शानदार इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसकी बात करें पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसा कि हमें पिछले वीडियोस के कॉमेंट में देखने को मिल रहा था कि कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे या कुछ बच्चों के डिमांड्स थी कि सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ाया जाए, पीपीसी कर्व पढ़ाया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर रहेगा, जो 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। उसके अंदर एक टॉपिक देखने को मिलता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आइए बात करते हैं कि आखिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, तो फर्स्ट हमारे पास में एक नेम आता है या फर्स्ट हमारी जो टर्म रहती है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम इनपुट डालते हैं और आउटपुट निकालते हैं। जैसे कि हमने मशीन के अंदर रॉ मटेरियल डाला और उससे क्या निकाल लिया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स निकाल लिया, जो भी वो सामान बना के हमें दे रही है वो फाइनल गुड्स या फिनिश गुड निकाल लिया, वो क्या होता है हमारा प्रोडक्शन। पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाएं, कि कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। और कर्व, कर्व का मतलब सीधा सा है किससे, मतलब ग्राफ से। यानी कि हम इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी काम कैसे करती है, और कर्व से हम समझेंगे ग्राफ कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से बात कर लेते हैं कि आखिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या। एक बात याद रखना कि पेपर के पर्सपेक्टिव से ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत बार देखा जाता है कि इस टॉपिक से क्लास 12 की जिन बच्चों के पास में कॉमर्स है या जो बच्चे आर्ट्स में इकोनॉमिक्स ले लेते हैं उनके इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो भैया ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें करके बता सकते हैं, वो डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक ग्राफ में हम इसको सोल्व करेंगे कि ये काम कैसे करता है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर हम टू गुड्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, दो गुड्स को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा ग्राफ बनता है उस पे केवल हम एक टाइम के ऊपर दो ही गुड्स को क्या डिफाइन कर सकते हैं या दो ही गुड्स को समझ सकते हैं। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर जब आप दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को एक साथ समझते हैं, दो संभावनाएं समझते हैं दो गुड्स को लेकर, तो वो आता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर। बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ और भी नाम दे रखे हैं। कई बार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना देकर ये नाम भी दे देता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या नाम दे देता है भैया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर नाम दे देता है पेपर में, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एक नाम दे देता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, पीपीबी। एक नाम इसका ये भी देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या फिर दे दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। एक नाम दे दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। तो ये 6 नाम हो गए, कौन कौन से भैया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। तो ये 6 नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के आपको देखने को मिलते हैं। तो भैया ये 6 के 6 नाम याद रखना, अगर 6 में से कोई भी आ जाए तो बात किसकी हो रही है भैया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हो रही है। अब जब हम आगे इसकी बात करते हैं तो इसके कुछ अजम्पशन है। ग्राफ समझने से पहले कैसे ये काम करता है, इसका शेड्यूल, इसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें समझने से पहले इसकी कुछ अजम्पशन समझ लेते हैं। अजम्पशन का मतलब होता है मान्यताएं, कि भैया ऐसा होगा तो होगा ये, अदरवाइज नहीं होगा, जो पहले से ही चली आ रही है। तो जब भी आप पीपीसी कर्व को डिफाइन करेंगे या पीपीसी कर्व को एक्सप्लेन करेंगे तो अजम्पशन क्या क्या होनी चाहिए जब भी आप इसको यूज करेंगे। सबसे पहले जो रिसोर्सेज है वो फिक्स होने चाहिए। अब मान लो आप एक गुड्स के ऊपर, तो एक गुड्स प्रोड्यूस करते टाइम तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, दूसरे के टाइम पे आपके रिसोर्सेज ही चेंज हो गए, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सही नहीं आएगा या ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो सबसे पहला अजम्पशन हमें क्या बताता है कि जो आपके पास में रिसोर्सेज रहे वो ऑलवेज फिक्स रहे। ठीक, कि आपके पास में जो संसाधन है वो हमेशा फिक्स रहे। अगर आप दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं
तो आपकी जो चाहे इनकम हो चाहे कुछ भी हो, अगर एक के ऊपर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो भैया दूसरे के ऊपर भी उतने में ही काम चलना चाहिए। सेकंड चीज टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट। आप पहला गुड्स बनाते टाइम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सेकंड गुड्स बनाते टाइम पे भी या सेकंड गुड्स का प्रोडक्शन करते टाइम भी जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। दोनों गुड्स बनाते टाइम टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, लगातार सेम टेक्नोलॉजी बनी रहनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूज, कि भैया जो भी रिसोर्सेज हैं वो पूरे लगाए जाएं। कि अगर मान लो आपके पास में कोई लैंड है, कोई जमीन है, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। तो जो आपके रिसोर्सेज हैं वो क्या हो भैया, फुली और एफिशिएंटली यूज किए जाएं, यानी कि पूरी तरीके से और प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए, कोई कमी ना छोड़ दी जाए कि किसी में ज्यादा लग गया किसी में कम लग गया, ऐसा ना हो, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहे। इसके बाद आता है ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस, कि जब भी आप पीपीसी कर्व की बात करेंगे तो केवल 2 गुड्स के उत्पादन की बात करेंगे, 2 गुड्स के प्रोडक्शन की बात करेंगे, तीसरे गुड्स को या फिर एक गुड्स की बात हम नहीं करेंगे। तो ये अजम्पशन है, पेपर में पूछ ली जाती है या फिर याद रखा जाता है कि भैया कौन कौन सी अजम्पशन काम में ली जाएंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं अब हमारे पीपीसी कर्व की कि भैया बनेगा कैसे, जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो हम बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए जैसा कि अभी हमने शुरुआत में बात करी, 2 गुड्स रखने वाले हैं। कितने गुड्स रखने वाले हैं, 2 गुड्स रखने वाले हैं, 2 उत्पाद, 2 सामान हम लेने वाले हैं। यहां पे हमने एग्जांपल में लिया है व्हीट और राइस, गेहूं और चावल। ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज रहेंगे वो फिक्स रहेंगे, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, रिसोर्सेज फुली यूज किए जाएंगे और 2 गुड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे भैया 2 गुड्स ही रखे हैं। अब 2 गुड्स के हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि भैया 2 गुड्स काम कैसे कैसे करेंगे। देखो भैया हमारा जो ए कॉम्बिनेशन कहता है, हमारा जो ए कॉम्बिनेशन कहता है उसमें हम कह रहे हैं कि भैया हम 15 केजी राइस उगा रहे हैं। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई लैंड का एक पार्ट है, छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। हमारे पास में अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैं पूरे के ऊपर ही गेहूं उगा दूं, या पूरे के ऊपर चावल उगा दूं, ठीक है, या कुछ पार्ट पे गेहूं उगा लूं, कुछ पार्ट पे चावल उगा लूं। तो वही पॉसिबिलिटी हम इसमें समझने वाले हैं। तो हमारे पास में पहला कॉम्बिनेशन क्या कहता है, रिसोर्सेज तो फिक्स ही रहेंगे ना, लैंड तो हमारे पास फिक्स ही है, साइज तो हमारे पास फिक्स ही है। तो हमारे पास में फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर हम व्हीट का 15 केजी प्रोडक्शन कर रहे हैं, गेहूं अगर हम 15 किलो उगा रहे हैं, उस टाइम हम राइस नहीं उगा पाएंगे। यानी कि हमारी जो लैंड की जो कैपेसिटी है, हमारा जो रिसोर्स है, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि अगर एक टाइम के ऊपर आप 15 केजी क्या उगा रहे हैं, व्हीट उगा रहे हैं, तो आप उस टाइम राइस का जो प्रोडक्शन है वो 0 केजी करेंगे, यानी कि आपका राइस बिल्कुल भी नहीं उगा पाएंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज और आती है एमआरटी और एमओसी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसको अभी हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे, पहले कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार कॉम्बिनेशन देख लेते हैं फिर इसको समझ लेंगे। तो उस टाइम जब हमारा 15 केजी व्हीट और 0 केजी राइस रहेगा तो हमारा एमआरटी और एमओसी क्या रहेगा, निल रहेगा, यानी कि कुछ भी नहीं रहेगा। सेकंड कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा व्हीट कितना रहेगा, 14 केजी, कितना रहेगा 14 केजी। अब हमने व्हीट का जो प्रोडक्शन है उसको 1 केजी क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, 1 किलो हमने उसको कम कर दिया। उसके बाद जो राइस है, राइस का प्रोडक्शन, अगर व्हीट का प्रोडक्शन 1 केजी कम किया जाता है तो राइस कितना उगा लिया जाएगा, 1 केजी उगा लिया जाएगा। जब हम इसके एमआरटी और एमओसी की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, 1 केजी आ जाएगा, क्योंकि 1 केजी कम हो रहा है और 1 केजी का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थर्ड नंबर पे जब थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सी की बात करेंगे, तो भैया हम जब व्हीट कितना कर देंगे, 12 कर देंगे। हमने व्हीट के कितने यूनिट कम कर दिए, 3 कम कर दिए। और हम राइस को कितना उगा पा रहे हैं, अब 1 यूनिट इसमें ऐड हो गया ना, यहाँ पे 1 यूनिट का प्लस हो गया कि भैया पहले 1 था अब 2 हो गया। तो जब हम यहाँ पे कितने का डिक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो उसका डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो भैया हम 9 केजी व्हीट कर देंगे और 3 केजी क्या कर देंगे, राइस कर देंगे। तो जब यहाँ पे फिर 1 केजी का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद में हम ई कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे तो हम कितना कर देते हैं, व्हीट का प्रोडक्शन 5 किलो कर देते हैं, 5 केजी कर देते हैं।
उस टाइम पे हम राइस कितना उगा पाएंगे, 4 kg उगा पाएंगे। यहाँ पे फिर 1 यूनिट का क्या हो रहा है, या 1 kg का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4 आ जाएगी। उसके बाद में लास्ट कॉम्बिनेशन में हम गेहूं को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं कि अब हम गेहूं नहीं उगाएंगे। उस कंडीशन में फिर क्या होगा कि जो राइस होगा, जो आपके गेहूं होंगे वो सॉरी राइस, जो चावल होंगे वो कितने हो जाएंगे भैया, 5 kg हम उगा पाएंगे। तो इसका जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब आपके सामने एक डाउट आ रहा है कि ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो इसे हम पहले समझ लेते हैं कि ये क्या होती है। बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ ऑप्शन है, जैसे ए बी सी। एक भैया, एक कोई आदमी है वो जॉब करना चाहता है, तो उसको एक जगह के ऊपर सैलरी मिली है 40,000, सेकंड जगह पे उसको सैलरी मिल रही है 50,000, और सी जगह पे उसको सैलरी मिल रही है 35,000। तो भैया वो पहले यहाँ पे जॉब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में जब उसके पास में अपॉर्चुनिटी आती है किसकी, बी जगह से, या बी पैलेस से, या बी ऑफिस से उसके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है 50,000 की, तो वो क्या करेगा, इस 40,000 की जॉब को छोड़ देगा। छोड़ देगा तो उसने क्या करा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करी ना, कि अब उसके पास में 40,000 नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 50,000 रुपए। उसने 50,000 रुपए के लिए क्या कर दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा दी। वैसे मार्जिनल का मतलब होता क्या है कि अगर आप कभी भी 1 यूनिट ऐड करें या 1 यूनिट कम करें, तो वही है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि भैया आपने अपॉर्चुनिटी को देखा, अवसर को देखा, और उसके ऊपर कॉस्ट लगा दी, लागत लगा दी। सी पे पता है भैया 35,000 पे कोई नहीं जाएगा। एक आता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप 50 क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गन प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50 बंदूकें बना रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं। अगर आप 50 गन बनाते हैं तो आप 100 ब्रेड ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। कितनी, मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपकी कमाई मान लो 1,000 रुपए है, उसे 1,000 रुपए में 1,000 रुपीज में आप क्या कर सकते हैं, 50 गन बना सकते हैं या 100 ब्रेड बना सकते हैं। अगर आप गन का प्रोडक्शन कम कर देते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो बचा हुआ पैसा है, जो गन के प्रोडक्शन से बच रहा है आपके पास में, क्योंकि गन का प्रोडक्शन आप कम कर रहे हैं, तो गन का प्रोडक्शन आप कम कर रहे हैं, तो वो जो पैसा बचेगा उस पैसे को कहां लगा देंगे, ब्रेड के प्रोडक्शन में लगा देंगे। तो ब्रेड का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या बताती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यही तो हम यहाँ पे देख रहे थे, क्या कि जब हम व्हीट को कम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है राइस का प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए जो पीपीसी कर्व होता है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इनवर्सली होता है, कि अगर एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। व्हीट का प्रोडक्शन लगातार डाउनवर्ड जा रहा है और राइस का प्रोडक्शन क्या जा रहा है, कंटिन्यू अपवर्ड जा रहा है। ठीक, तो ये थी हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि भैया इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। ग्राफ देख लीजिएगा कि भैया ग्राफ कैसे काम करता है। ग्राफ जो बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मेरे पास स्केल नहीं है तो भैया आप स्केल से इसको सीधा बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हम नीचे क्या ले लेंगे भैया, राइस ले लेंगे, और इस साइड क्या ले लेंगे, व्हीट ले लेंगे, गेहूं ले लेंगे, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक। ये हमने क्या ले लिया, राइस ले लिया। अब बात करते हैं किसकी, व्हीट की। व्हीट का कितना है, 3 के उसमें ले लेते हैं, 3 6 9 12 और 15, ठीक है भाई। अब बात करते हैं सबसे पहले राइस पे। जब जीरो प्रोडक्शन है राइस का, उस टाइम व्हीट कितने पे है, 15 पे है भैया, तो पहला पॉइंट यहां आ जाएगा 15 पे। उसके बाद पे जब राइस का प्रोडक्शन हमने क्या किया, 1 kg किया, तो व्हीट कितने पे आ गया, 14 पे, लगभग यहां कहीं आ जाएगा ये 14 पे। उसके बाद में जब 2 kg हमने राइस प्रोड्यूस करा, तो जो हमारा व्हीट है वो कितने पे आ गया था, 12 पे आ गया था, ठीक है भैया। मैंने बोला है कि आप स्केल से बनाएंगे तो सीधा बनेगा।
इसके बाद में बात करें, जब राइस हमारा 3 kg हुआ उस टाइम पे हमारा वीट कितना हो गया भैया, 9 kg हो गया। तो इसका जो ये है ये यहाँ कहीं आ जाएगा। उसके बाद में जब 4 kg हमने क्या करा, राइस प्रोड्यूस करा, तो हमारा जो वीट है वो कितने पे पहुंच गया था, लगभग 5 पे। तो ये 6 के नीचे कहीं 5 पे आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करें 5 नंबर के ऊपर, जब राइस 5 kg हमने राइस प्रोड्यूस किया उस टाइम हमारा जो वीट है वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये लास्ट में यहाँ कहीं आ जाएगा। अब जब हम इस ग्राफ को मिलाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाएगा। और ये ऐसा ग्राफ कैसा लग रहा है, कॉनकेव शेप का लग रहा है। शेप कैसी आ रही है, कॉनकेव शेप आ रही है। सर क्या रीजन है कि ये कॉनकेव ही आई, भैया इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, गौर से देखना। यहां पे क्या हो रहा है, वीट का, यहां पे क्या हो रहा है भैया, वीट का 1 यूनिट क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। वीट के 1 यूनिट का सेक्रीफाइस हो रहा है, और राइस के 1 यूनिट का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। हाँ या ना। यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है कि भैया वीट का तो क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस, और राइस का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। सेम चीज यहाँ पे है कि वीट का तो क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस, और राइस का गेन। सेम चीज यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। मतलब वीट की तो 1 यूनिट, या फिर वीट तो लगातार सेक्रीफाइस करता जा रहा है और राइस लगातार क्या करता जा रहा है, गेन करता जा रहा है। इस वजह से जो इसकी शेप आएगी वो शेप कैसी आएगी, कॉनकेव शेप आएगी। तो क्या सर हमेशा ही कॉनकेव शेप रहेगी क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, भैया 95% केसेस में जब भी आप पीपीसी कर्व बनाएंगे तो पीपीसी कर्व हमेशा कॉनकेव शेप का बनेगा। तो सर कॉन्वेक्स और स्ट्रेट कब बनेगा, क्योंकि वो भी जरूरी है समझना कि कॉन्वेक्स कब बनेगा और हमारा स्ट्रेट कब बनेगा। तो आइए वो भी देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव कब बनेगा। तो जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि इसकी जो स्लोप बनेगी वो कैसी बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। क्योंकि अभी अपन ने देखा है कि इसकी जो स्लोप आ रही है वो कैसी आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, यानी कि नीचे की तरफ जा रही है। हाँ या ना। इसके बाद में जब हम बात करेंगे आगे कि इसकी जो स्लोप है, पहली बात तो वो डाउनवर्ड रहेगी। दूसरी बात अभी हमने देखा था कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, इनवर्स है। कि जब वीट डाउन जा रहा है तो राइस क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है। राइस का जो प्रोडक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ वीट एंड राइस, कि वीट एंड राइस या हम जो भी दो गुड्स पढ़ेंगे उनका जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो कैसी रहेगी, इनवर्स रिलेशनशिप में रहेगी। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। दूसरी चीज बात करें शेप की, जो अभी हम बात कर रहे थे, शेप कैसी है, हमने पीपीसी में पढ़ा कॉनकेव है। क्यों है, क्योंकि हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है भैया, लगातार इंक्रीज हो रही है। कैसे हो रही है, 1 2 3 4 5 लगातार इंक्रीज ही हो रही है। ये लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ने के कारण जब जब भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होगा तो हमारा शेप कैसा आएगा, कॉनकेव शेप आएगा। अब कॉन्वेक्स और स्ट्रेट कब आएगा वो भी देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेपर में काम आता है भैया, पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कॉन्वेक्स कब रहेगा, जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज होंगी। जब कभी भी एमओसी और एमआरटी डिक्रीज हो, जैसे कि पहले 5 थी फिर 4 3 2 1 ये होता जाएगा, वैसे वैसे जो ग्राफ की जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स बनेगी। कॉन्वेक्स शेप कैसी होती है भैया, ऐसी शेप बनेगी। कब, जब आपका एमओसी और एमआरटी क्या हो, लगातार डिक्रीज होता हुआ चला जाए। इसके बाद भाई साहब स्ट्रेट कब बनेगी, यानी कि सीधी, ऐसी स्ट्रेट शेप कब बनेगी, तो भैया वो कब बनेगी स्ट्रेट शेप, जब कांस्टेंट रहे एमओसी और एमआरटी, लगातार कांस्टेंट रहे, ना तो बढ़े ना घटे, तो आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा, एकदम स्ट्रेटवर्ड बन जाएगा, एकदम सीधा बन जाएगा। लेकिन जब भी आप पीपीसी की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन 95% केस पीपीसी कर्व इज ऑलवेज कॉनकेव। 95% केसेस में 5% केस एक्सेप्शन है, जिनमें क्या होगा कि ये आपका कॉन्वेक्स और स्ट्रेट बन जाएगा। इसके अलावा भी एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि भैया पीपीसी कर्व कभी राइट वर्ड जा सकता है क्या, या लेफ्ट वर्ड जा सकता है क्या, भाई साहब बिल्कुल जा सकता है। राइट वर्ड यानी कि राइट साइड में कब जाएगा, जब रिसोर्सेज क्या हो, आपके लगातार बढ़ रहे हो, फिक्स ना हो, लिमिटेड ना हो, लगातार क्या हो, बढ़ रहे हो। जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो आपका जो ग्राफ है या आपका जो पीपीसी कर्व है वो राइट वर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि राइट साइड में जाएगा। और लेफ्ट साइड में कब जाएगा, जब आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लगातार क्या हो, कम हो। रिसोर्सेज कम होंगे तो ये ग्राफ कैसा चला जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा।
तो ये आपका पूरा पीपीसी कर्व था जिसको हमने अच्छे से समझा, पीपीसी कर्व की डेफिनेशन पढ़ी, पीपीसी कर्व के जो बाकी के नाम हैं वो नाम पढ़े, अजम्पशन पढ़े, शेड्यूल देखा, ग्राफ देखा, ग्राफ कब कॉनकेव रहेगा कब कॉन्वेक्स रहेगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखी, साथ के साथ में ये देखा कि ग्राफ कब राइटवर्ड जाएगा कब लेफ्टवर्ड जाएगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तथा शानदार ऐसे ही इकोनॉमिक्स के शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।